हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग लैब में। और जैसा कि आप सभी को पता है, 25 जून और 26 जून को वीडियो का एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस पेपर बनाया है, जिसका जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ भी जाए। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय किया है? कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय किया है, तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। गंगा, गंगा के बारे में देखते हैं। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के काशी जिले के गोमुख 3900 मीटर के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसे इस नदी किस नाम को बुलाते हैं? भागीरथी नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? भागीरथी नाम से बुलाते हैं। गंगा की लंबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। यमुना, यमुना के बारे में देखते हैं। यमुना उद्गम इसका कहाँ से होता है? बंदरपूंछ रेंज, जिसकी लंबाई कितनी है? 6316 किलोमीटर के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह गंगा की पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है, गंगा की पश्चिमी और सहायक लंबी नदी कौन सी है? यमुना। इसे प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। प्रयाग इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कब अभी बताया था हमने? तिब्बत में होता है, मानसरोवर झील के पास। और तिब्बत में से त्सांगपो, तसांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तसांगपो। इसका जिसका अर्थ क्या है? शोधक। जिसका अर्थ क्या है? शोधक। देखते हैं गोदावरी, गोदावरी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में होता है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। कौन से सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है? इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल उपयुक्त सतह जल पर निकासी कर होती है? जल निकासी होती है कौन सी? इसका सही आंसर क्या होगा? समांतर नाली प्रणाली। क्या होगा? समांतर नाली प्रणाली। ये होते क्या है, इनके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे समांतर नाली प्रणाली क्या होता है? यह सहायक नदियां समान रूप से ढलान वाले क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर चल रही होती है। जैसे एक दूसरे के समांतर चल रही है। उदाहरण जैसे कम हिमालय की नदियां और पश्चिम घाट में उत्पन्न होने वाली छोटी और तेज नदियां जो अरब सागर में बहती है। ये सब एक अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? समांतर नाली प्रणाली, जो एक दूसरे के समांतर चल रही होती है। अब है वृक्षाकार प्रतिरूप। ये जैसे चित्र में देख सकते हैं, एक वृक्ष की तरह बनी होती है। ये सारी नाली प्रणालियां है जो वृक्ष की तरह बनी होती है। यह एक अनियमित वृक्ष की शाखा के आकार का प्रतिरूप होता है। यह वृक्ष के समान प्रतिरूप के एक इलाके में विकसित होता है, जिसमें एक समान चट्टानों की रचना होती है और यहाँ दोषयुक्त और दराजबंदी महत्वपूर्ण होती है। जैसे चित्र में देख सकते हैं आप। अगला है कोने प्रतिरूप। यह है सहायक नदी त्रिकोण पर मुख्य धारा से जुड़ती है। जैसे सबका कोण बनना है, ये देखो यहाँ पर। ये एक ये यहाँ। तो ऐसे इन सब का, तो ये कौन सी होगी? कोण प्रतिरूप। अगला है आयताकार जल निकासी प्रतिरूप। ये आयताकार की तरह होती है, बनी हुई है। जैसे ये बना रखा है, बना हुआ है इसमें यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है, मुख्य धारा समकोण पर झुकी होती है। समकोण बना रखा है, बना हुआ है, इनके बीच क्या होता है? समकोण बना होता है। ये कौन सी होती है? आयताकार जल निकासी प्रतिरूप। लास्ट होता है अरीय अपवाह प्रतिरूप। अरीय अपवाह प्रतिरूप यह एक शिखर से सहायक नदियों नीचे की ओर ढलान का अनुसरण करती है और सभी दिशाओं में नीचे जाती है। जैसे यहाँ से निकल रही है तो सभी दिशा में कहाँ जाएंगे? नीचे। अब ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो ढलान से कहाँ जाएंगे? नीचे। सारी की सारी कहाँ जाएंगी? नीचे। तो ये होगा अरीय अपवाह प्रतिरूप। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन सा भारत से होकर गुजरता है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कौन सा भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। कर्क रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी? काल्पनिक रेखा, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर भारत के केंद्र से होकर गुजरती है। यह 17 देशों को होकर गुजरती है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17। और भारत में करके रेखा किन राज्यों को काटती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? आठ, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। और इसे याद करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे याद करने की ट्रिक बनाई गई कौन सी?
वो है मित्र। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा। मित्र पर गमछा झार। ये इसे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। जैसे मित्र पर गमछा झार, तो मित्र से क्या हुआ? मध्य प्रदेश। त्र से क्या हुआ? त्रिपुरा। पै से क्या हुआ? पश्चिम बंगाल। रै से क्या हुआ? राजस्थान। ग से क्या हुआ? गुजरात। मैं से मिजोरम। सॉरी, यहाँ मी से मिजोरम और मैं से मध्य प्रदेश। झा से झारखंड। झा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। झार से झारखंड। ठीक है। झा से छत्तीसगढ़। झा से झारखंड। तो यह है मित्र पर गमछा झार, इसे भारत में कर्क रेखा 18 जैसों को जल्दी से याद करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किस शासक से मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया? किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसके बारे में कुछ ये जानकारी है, इन्हें आप पढ़ ले। बलबन, बलबन का शासनकाल क्या था? 2266 से 87 तक। यह मुगल गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। कहाँ का था? गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक। और इल्तुमिश इसका था 1211 से 36 तक। ये दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक था। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुमिश का मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार में कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली का मकबरा, इल्तुमिश का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के कुतुब मीनार में। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1217 से 56 तक हुआ। वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के साथ हार गया था। 15 1% यहाँ से बन जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किस किस के साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में स्थित है। कहाँ है? पानीपत में स्थित है। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली चलो और तुम, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे किसके हैं? ये दोस्तों आप सभी ने सुने होंगे। दिल्ली चलो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसके नारे? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। ये कुछ प्रसिद्ध नारे हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय। जय जवान जय किसान अटल बिहारी वाजपेयी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजादी रहे है आजादी रहेंगे, किसने कहा? चंद्रशेखर आजाद। तो उससे बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं, इन्हें ये प्रश्न में आ जाते हैं, इन्हें भी याद कर ले और इनका स्क्रीनशॉट ले ले। इनका स्क्रीनशॉट ले ले और याद कर ले आराम से। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की? तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की? तो किसकी की थी? कहाँ की थी? बेलगांव में। होम रूल की स्थापना कहाँ की थी तिलक ने? बेलगांव में। और किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस के लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला कौन सा था यूरोपीय राष्ट्र भारत में? पुर्तगाल। पुर्तगाल ने प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाया था सबसे पहले। तो ये देखते हैं कि भारत में यूरोपीय का आगमन कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कहाँ आया था? कालीकट में। डच, डच कब आए थे? 1602 में। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारत में स्थापना की थी? अंग्रेजी, अंग्रेज कब आए थे? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करा था और 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1613 में कहाँ किया था उन्होंने? सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। फ्रेंच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में होता है। इसका गठन कब किया था इन्होंने? 1664 में आए थे और उन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इन्होंने भी अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 और 1620 में हुई थी। 1616 और 1620 में हुई थी। टेंग्यूबार और सेरामपुर के रूप में बसे। किसके रूप में बसे थे? टेंग्यूबार और सेरामपुर के रूप में।
अगला प्रश्न है हमारा, 1833 में महालवारी प्रणाली किसके समय में शुरू की गई थी? महालवारी प्रणाली किसके समय में शुरू की गई थी? विलियम बेंटिंग के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? संगठन व्यक्ति। तो संगठन का क्या होगा? बहिष्कृत। कौन सम्मिलित नहीं है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले, ये नहीं है। ये कौन था? ये इसकी किसने की थी बहिष्कृत? हितकारिणी सभा की ये की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और ये महत्वपूर्ण, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? हेनरी विवियन डिरोज ने। थियोफिकल सोसाइटी किसने की थी? कर्नल ओलकोट ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का संबंध किस शहर से नहीं था? 1857 के विद्रोह का संबंध किस शहर से नहीं था? अमृतसर से नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से ढंग से कौन मेल नहीं खाता है? 73 संशोधन अधिनियम नगर पालिका, 74 संशोधन अधिनियम पंचायत, 103 संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तीनों सही है, तो ये तीनों गलत है। इनके सही क्या? 73 संशोधन अधिनियम में क्या होता है? ये पंचायत राज प्रणाली की नींव रखी गई और ग्राम सभा का परिकल्पना करता है 73वां संविधान संशोधन। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम क्या करता है? 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित शहरी स्थानीय सरकार 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ये क्या है? 74 संशोधन में। और 100 संशोधन में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत से संबंधित है। 101वें में है गुड और सर्विस टैक्स। और 103 में क्या है? सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण प्रदान करता है, 103वां संशोधन अधिनियम। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया? किस मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत अस्तित्व में आया? तो किसमें आया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली किसने जीती? हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली किसने जीती? इसका सही आंसर है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस राज्य का वो होगा उसका राज्यपाल उस न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? संसद का सदस्य नहीं, विधानसभा का सदस्य नहीं, एक जनपद का पंचायत का अध्यक्ष नहीं, एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। ये सही आंसर होगा, एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये बाकी तीनों बन सकते हैं। ये बाकी तीनों बन सकते हैं पर एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई? तो आई थी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी और विधानसभा दोनों होते हैं। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि यह एक द्विसदस्यीय विधायिका है। द्विसदस्यीय विधायिका क्योंकि इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो इसलिए द्विसदस्यीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। उसका गठन कब हुआ था? 1937 में। इसका गठन कब हुआ था? 1937 में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 29 जुलाई 1937 को हुई थी। 29 जुलाई 1937 को हुई थी। उसका सभापति कौन था? सर सीताराम थे। उपसभापति कौन थे? बेगम एजाज रसूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे भी ध्यान से पढ़ ले। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य है? 100 सदस्य है, जिनमें से 90 का चुनाव होता है और 10 मनोनीत किए जाते हैं। जिसमें से 90 का चुनाव होता है और 10 मनोनीत किए जाते हैं। और 10 मनोनीत कौन करता है? कौन करता है 10 मनोनीत? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस किस क्षेत्र से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवाओं से, और सामाजिक सेवाओं से। कौन करता है? राज्यपाल। और 90 सदस्यों में कौन कौन से होते हैं? उनमें से 38 सदस्य विधानसभा के होते हैं, 36 सदस्य स्थानीय निकाय के, 8 सदस्य शिक्षक, 8 सदस्य स्नातक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। थोड़ा थॉमस कप किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से। किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से। और देखते हैं जैसे कि हॉकी के लिए कौन कौन सी फेमस ट्रॉफी है, जैसे कप और ट्रॉफी कौन कौन सी है हॉकी के लिए? सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खान कप। कौन कौन सी? सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खान कप। फुटबॉल के लिए कोलंबो कप, मेत्रिका कप और डुरंड कप। बास्केटबॉल के लिए विलियम कप, बेंगलोर ब्लू चैलेंज कप। बैडमिंटन के लिए थॉमस कप, अग्रवाल कप, चड्डा कप, दीवान कप। क्रिकेट के लिए सेज रिलायंस कप, रोथमेन ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। गोल्फ के लिए राइडर कप जो पुरुषों को दिया जाता है, सोलेम कप महिलाओं के लिए होता है, और वोकर कप। वॉलीबॉल के लिए शताब्दी कप,
फेडरेशन कप, इंदिरा इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सीमंती गोल्ड कप, सीमंती गोल्ड कप। पोलो के लिए एंजर कप, न्यूपोर्ट कप, वेस्टचेस्टर कप, किंग्स कप। तो इनमें से भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। चलो चलते अगले प्रश्न पर। स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1948। का आंसर क्या होगा? 1948। 1948। WHO कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को क्रियाशील हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहोनोम, टेड्रोस एडहोनोम। इसमें कितने सदस्य है? इसमें 194 सदस्य देश है। कितने? 194 सदस्य देश है। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित वार्षिक रिपोर्ट की एक श्रृंखला होती है, WHR, जिसे बोलते हैं WHR, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी? भूटान का। किसका राष्ट्रीय खेल है? भूटान का। भूटान का। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लोते तशेरिंग, लोते तशेरिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? नगुल्टम। क्या है मुद्रा? नगुल्टम। और तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तेल कुश्ती। तुर्की का क्या है? तेल कुश्ती। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। चीन का क्या है? टेबल टेनिस। जापान का क्या है? सुमो। जापान का क्या है? सुमो। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? सब कमेंट में करके बताएं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। सब कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, साल 1956 में मीना माता नामक बीमारी किस प्रदूषण के कारण हुई थी? साल 1956 में मीना माता नामक बीमारी किस प्रदूषण के कारण हुई थी? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो किसके कारण हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण। किसके कारण हुई थी? जल प्रदूषण। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका आंसर सही क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? डेयरी उत्पाद होता क्या है? जो दूध का बना होता है, जो दूध से बना होता है। गुड़, खोया, पनीर, मलाई। तो ये तीनों दूध से बने हैं, पर ये नहीं, तो इसलिए क्या होगा? गुड़। इसका सही आंसर क्या होगा? गुड़। किस उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? थर्मोमीटर नहीं, एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्टमीटर। किसका किया जाता है? वोल्टमीटर का। इसका वोल्टमीटर का। एमीटर का किसके लिए किया जाता है? एमीटर का विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का क्या किया जाता है? विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए, और एमीटर का धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और थर्मामीटर का क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए। दोस्तों हिंदी के थर्मामीटर क्या होता है? टेम्परेचर मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।